बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 11वें लेक्चर में आज हम मौजूद हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे गैदर करते हैं, वो सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ उससे रिलेटेड ही है। एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड वर्क, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, यूज़ केसेस। तो इसमें हम यूँ कह लें कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के लिए किस तरह से वो वर्क स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड वर्क कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, और रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन क्या है और यूज़ केसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले है एस्टेब्लिशिंग ग्राउंड वर्क। अब इस टॉपिक के नाम से हमें समझ आ रही है कि हमने एक ग्राउंड वर्क इस्टेब्लिश करना है। हमने यूँ कह लें कि काम स्टार्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा बेसिक जो वर्क करना है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। इन एन आइडियल सेटिंग, स्टेक होल्डर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क टुगेदर ऑन द सेम टीम। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर वो पर्सन जिसका सिस्टम के साथ कोई ना कोई नफ़ा नुकसान शामिल हो जाता है, वो और जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये दो डिफरेंट पार्टीज़ हैं। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो आइडियल सिचुएशन में दोनों ये पार्टीज़ मिल के वर्क कर रही होती हैं एक ही टीम में, ठीक है, जिससे हमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सच केसेस इट सीम्स, लगता ऐसा है, दैट रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ कंडक्टिंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। तो ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग सारा जो मैकेनिज़्म है वो सिर्फ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस होंगी और रिक्वायरमेंट्स हमारी कैप्चर हो जाएंगी with colleagues who are well known members of the team, but reality is often quite different। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इट इज़ नॉट सो सिंपल, ठीक है जी। वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, हमें कुछ करना पड़ेगा स्पेशली, जिससे हम सही, कंप्लीट और करेक्ट रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लें। Customers or end users may be located in a different city, country, may have only a vague idea of what is required, may have conflicting opinions about the system to be built, may have limited technical knowledge। तो ये वो issues हैं कुछ जो कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हमें फेस करना पड़ सकते हैं। जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हो सकता है वो इकट्ठे एक जगह पे काम ही ना कर रहे हों, वो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो वर्क कर रहे हों, ठीक है जी। फिर ये भी हो सकता है कि उनको रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक वैग्यू आइडिया हो, कोई क्लियर आइडिया हो ही ना। दे मे बी नॉट मच क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मे हैव कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। अब जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, ठीक है जी। मे हैव लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो नॉलेज है टूवर्ड्स टेक्निकल इश्यूज वो लिमिटेड हो, ठीक है। एंड मे हैव लिमिटेड टाइम टू इंटरेक्ट विद द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपने ड्यूटीज़ में या फिर अपने जो प्रोफेशनल उनके टास्क हैं विद द सिस्टम, विद द बिज़नेस, विद द कंपनी, वो उनके इतने ज़्यादा हों कि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, रिक्वायरमेंट इंजीनियर के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम ही ना मिलता हो। तो ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क टू डू। जैसे यहाँ पर कहा कि अगर वो दोनों सेम टीम में वर्क कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा छोटा सा मामूली सा काम होगा, चंद एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस होंगी और रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी में इट माइट बी मच डिफ़िकल्ट और क्वाइट डिफरेंट। तो उसमें हमें क्या देखना है, क्या करना है
The steps required to establish the groundwork for an understanding of software requirements to get the successful solution are given. तो उसके लिए हमें ग्राउंडवर्क बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें स्टेप जो लेना है, सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्टेक होल्डर्स हैं कौन कौन, वो कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, रिकग्नाइज मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक स्टेक होल्डर का सिस्टम के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपनी उसकी डिज़ायर होगी फ्रॉम द सिस्टम के सिस्टम ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, सिस्टम में ये कुछ होना चाहिए। अगर हम कॉलेज की बात करें, स्टूडेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, टीचर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैनेजमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी रिकॉग्नाइज करना है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वर्किंग टुवर्ड कोलैबोरेशन। फिर हमने ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं सिस्टम के बारे में, अब इन डिफरेंसेस के बारे में सोचना है हमने कोलैबोरेशन कैसे करनी है। इन सब डिफरेंसेस को इकट्ठा हमने एक पेज पे कैसे लेके आना है, किस तरह से हमने एक एक्सेप्टेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे लेके आना है। आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चंस, फिर उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, कुछ एनवायरनमेंट को, बिजनेस को, रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए वी हैव टू आस्क द पीपल, द स्टेक होल्डर्स। तो ये वो चंद स्टेप्स हैं जो ग्राउंड वर्क बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्टेप्स लेना पड़ेंगे। Identifying stakeholders. Stakeholders are anyone who benefits in a direct or indirect way from the system which is being developed. तो ये बात हम पहले भी डिस्कस वैसे कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर वो है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के साथ अटैच हो जाए। अब अगर बेनिफिट है तो लॉस भी हो सकता है। बेनिफिट से मुराद क्या है कि अगर बेनिफिट नहीं होगा तो डेफिनेटली लॉस होगा। तो हर वो पर्सन जिसका बेनिफिट इन्वॉल्व हो जाता है सिस्टम के साथ, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मुझे एक लतीफ़ा सा याद आ गया कि एक जगह पे वो रेसलिंग चल रही थी, तो रेसलिंग के बाहर जो रेसलिंग रिंग था उसके बाहर जो सस्पेक्टर्स थे, जो देखने वाले थे, उनमें से एक बंदा कहता है जी रेसलर को, जो थोड़ा सा डोमिनेंट पोजीशन में था, वो कह रहा है जी तोड़ दो इसके 32 के 32 दांत। तो वो बार बार यही बात कह रहा था कि तोड़ दो इसके 32 के 32 दांत। तो साथ वाला बंदा कहता है यार तुम इसके दांत तोड़वाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वो कहता है जी मैं डेंटिस्ट हूँ, दांत टूटेंगे तो ये मेरे पास आएगा ना। तो बहरहाल इस सेंस में वो भी जो डॉक्टर था, वो जो 32 दांत तोड़ने का कह रहा था, वो भी एक स्टेक होल्डर हुआ। ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट अटैच था उस रेसलिंग से। तो ये सिर्फ मैंने आपको बात समझाने के लिए एक छोटा सा लतीफ़ा सा कह रहे हैं कि सुना दिया, तो इससे भी हमें बात समझ आ रही है। बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर्स, अब ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग पीपल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, एंड यूजर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोडक्ट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स एंड अदर्स। द लिस्ट इज़ नॉट ओवर हेयर, ये काफ़ी लंबी लिस्ट भी हो सकती है। तो ये सिर्फ जो पोटेंशियल कुछ हमारे पास स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड की गई है कि इस तरह के लोग स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं। नॉट ओनली दीज, तो इसमें अदर्स में और भी आ सकते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है इनमें से कोई एक पर्सन ना हो। ठीक है जी, और हो सकता है इसके अलावा भी बेशुमार स्टेक होल्डर्स आ जाएं। तो सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। ईच स्टेक होल्डर हैज़ अ डिफरेंट व्यू ऑफ द सिस्टम, अचीव्स डिफरेंट बेनिफिट्स। अच्छा, उसका हर स्टेक होल्डर का अपना एक सिस्टम को देखने का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है जी, और अगर सिस्टम सक्सेसफुली डेवलप हो जाता है तो उसको बेनिफिट्स भी जो मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। और अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम सही सक्सेसफुली बिल्ड नहीं होता, तो जो रिस्क हैं वो भी हर स्टेक होल्डर के डिफरेंट होंगे। At start, you should create a list of people who will contribute input as requirements are elicited.
तो सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ पीपल बनाते हैं शुरू पे, एक वो रफ सी लिस्ट होगी, ठीक है, जहाँ से हमने रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करनी है, रिक्वायरमेंट्स जहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, जहाँ से हमने रिक्वायरमेंट्स खींचनी है, पूछनी है। द इनिशियल लिस्ट विल ग्रो, फिर ये लिस्ट ग्रो कर जाएगी एज एवरी स्टेक होल्डर विल बी आस्क्ड, हर स्टेक होल्डर से हम ये पूछेंगे whom else do you think I should talk to, कि आपके अलावा मुझे और किस से इंफॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट्स का पता चल सकता है, या सिंपली आपके अलावा किस से मुझे रिक्वायरमेंट्स का पता चल सकता है। हु इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी टू आस्क द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारी जो लिस्ट है वो ग्रो करती चली जाएगी। जो स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है उसमें पर्सनस मज़ीद ऐड होते चले जाएंगे और उनको हम उनसे एलिसिटेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद है रिकग्नाइजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, बिकॉज मैनी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम विल बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम मैनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो चूँकि स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हैं, स्टेक होल्डर आप अगर एंड यूज़र है तो थाउजेंड्स ऑफ एंड यूज़र्स का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा तकरीबन। अगर कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स थाउजेंड्स हैं, तो उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम एक ही कह लें कि एक ही खाते में गिनेंगे, ठीक है। तो वो सारी होंगी भी मिलती जुलती रिक्वायरमेंट्स, तो वो सारी एक ही ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होंगी। फिर दूसरा ग्रुप है टीचर्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी है। तो हर स्टेक होल्डर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो हमें सब देखने हैं, ठीक है। जैसे ये एक किसी कंपनी के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। मार्केटिंग ग्रुप ये जनरल हैं, जेनेरिक ये व्यू पॉइंट्स हैं, इसमें किसी ख़ास कोई स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं की गई, सिर्फ जनरल डिस्कशन है। मार्केटिंग ग्रुप क्या चाहेगा, इंटरेस्टेड इन फंक्शंस एंड फीचर्स, वो ऐसा सिस्टम चाहेगा, सिस्टम के ऐसे फंक्शन और फीचर्स वो चाहेगा दैट विल एक्साइट द पोटेंशियल मार्केट, जो मार्केट है जिसमें हमने प्रोडक्ट सेल करनी है अपनी, जिसमें हमारी सर्विसेज जानी है, उस पोटेंशियल मार्केट को एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर दे, ऐसे फंक्शंस हों, ऐसे फीचर्स हों। मेकिंग द न्यू सिस्टम ईजी टू सेल, चूँकि मार्केटिंग के लोग हैं वो ऐसी एक्साइटेड फीचर्स चाहेंगे कि जो मार्केट है वहाँ पे उनको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना बड़ा आसान हो, सिर्फ वो नाम ले जिसे कहते हैं नाम ही काफ़ी है, ठीक है। तो मार्केटिंग के लोग ये चाहेंगे। बिजनेस मैनेजर्स इंटरेस्टेड इन अ फीचर सेट दैट कैन बी बिल्ट विद इन बजट, ठीक है, एंड मार्केट कम्पेटिटिव। एक तो जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो ये चाहेंगे कि विद इन बजट हमारी प्रोडक्ट वो बन जाए, ठीक है, और मार्केट कम्पेटिटिव भी हो, मार्केट को कम्पीट भी करे, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनका मुकाबला भी करे। एंड यूज़र्स क्या चाहेंगे, मे वांट फीचर्स दैट आर फेमिलियर टू देम एंड दैट आर इजी टू लर्न एंड यूज़। तो एंड यूज़र्स ये देखेंगे कि हमें इस सिस्टम को यूज़ करना आसान है कि नहीं, ठीक है, हम जो पहले सिस्टम यूज़ कर रहे थे उस सिस्टम से फेमिलियर है कि नहीं। क्योंकि सादा सी बात है कि हम एज अ ह्यूमंस हम जब भी कोई किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई नई चीज़ सीखना पड़ जाए सो वी माइट नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। हालांकि ये इस चीज़ को, इस वीकनेस को हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो इसी कॉन्सेप्ट में चल रही होती है कि नई जो चीज़ है, नया एनवायरनमेंट है, नई चीज़ सीखनी है तो बड़ा इजीनेस फील नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या चाह रहे होंगे, मे बी कंसर्न विद फंक्शंस दैट आर इनविजिबल टू नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स, वो ये चाहेंगे कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को वो इनविजिबल हों, ठीक है जी। आल्सो सपोर्ट मोर मार्केटेबल फीचर्स, अब जो नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं उनको वो हमारी जो इनसाइड स्टोरी है उसका पता ना चले, लेकिन जो फीचर्स हैं वो मार्केटेबल हों, मार्केट को कम्पीट करने वाले हों, ठीक है। अब देखें जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो मैं आपको सादा सी बात बताता हूँ कि अगर आप
अपनी बाइक की मेंटेनेंस करवाने जाएं, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में से कुछ आप रिपेयर करवाने जाएं, तो जो पर्सन रिपेयरिंग कर रहा है वो ये चाहेगा कि मैंने क्या किया किसी को पता ना चले, एक मिस्ट्री रहे, ताकि मैं जितने चाहे वो चार्जेस कर सकूं। अगर उनको पता चल गया कि क्या किया गया है तो फिर तो वो बारगेनिंग करेंगे कि जी इसके इतने चार्जेस होने चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइंस इन्वॉल्व है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो ये चाहेगा कि मैं ऐसे फंक्शंस बनाऊं जो कि नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के लिए इनविजिबल रहें, उनको ना पता चले यहाँ पे क्या किया गया, क्या चल रहा है, लेकिन वो फंक्शंस मार्केटेबल हों, वो कंपटीशन में आ जाएं। फिर सपोर्ट इंजीनियर, जिन्होंने सपोर्ट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड पर्सन हैं, जिन्होंने डिप्लॉयमेंट के बाद सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, में फोकस ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। वो ये चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल हो, ठीक है। अब आप यहाँ से आप ये देख लें कि कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में। इजी टू सेल होना चाहिए, ठीक है, विद इन बजट होना चाहिए, और मार्केट कंपेटिटिव होना चाहिए, ठीक है जी। फिर जो एंड यूज़र्स हैं वो कहेंगे कि जी हम जो पहले सिस्टम यूज़ कर रहे थे उसे फेमिलियर उसी जैसा सिस्टम हो, और इजी टू लर्न हो, इजी टू यूज़ हो, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहेगा कि जी ये इनविजिबल टू नॉन टेक्निकल पर्सन हो और मार्केट कंपेटिबिलिटी भी आए, ठीक है। और जो सपोर्ट इंजीनियर हैं वो चाहेंगे कि जी सिस्टम हमारा मेंटेनेबल हो, इजीली उसको रिपेयर किया जा सके, इजीली उसको मेंटेन रखा जा सके, ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, हमें ये भी रिकॉग्नाइज करने हैं, ठीक है। हमें डिफरेंट पीपल का वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है। नाउ इट इज़ 17 मिनट्स, ओके। सो चलें जी, उसके बाद है वर्किंग टूवर्ड्स कोलैबोरेशन। If 5 stakeholders are involved in a system software project, you may have 5 or more different opinions, हम डिस्कस कर चुके, about the proper set of requirements। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उतनी ही कम अज़ कम ओपिनियंस होंगी, उतनी ही उनकी उतने टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगी। कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स मस्ट कोलैबोरेट अमंग देमसेल्व्स। अब ये होना तो ये चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपस में कोलैबोरेट कर लें, ठीक है, किसी सेट ऑफ एक्सेप्टेड रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएं। एंड विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रैक्टिशनर्स, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लें। इफ़ आ सक्सेसफुल सिस्टम इज़ टू रिज़ल्ट, अगर कोई कामयाब सिस्टम चाहिए, बट हाउ इज़ दिस कोलैबोरेशन अकम्प्लिश, लेकिन होगी कैसे। द जॉब ऑफ अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो एक टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। बाकी सारे तो उन्होंने तो अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन में गाड़ी लेके जानी है ना। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो टेक्निकल है। इज़ टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कॉमनैलिटी, ही और शी हैज़ टू आइडेंटिफाई द कॉमन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑन विच ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री, एंड एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट आल्सो, उसको एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट भी देखने हैं। एक साइड पे तो उसे कॉमनैलिटीज़ देखनी है जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स एग्री कर जाएं, और दूसरी तरफ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इनकन्सिस्टेंसी भी देखनी है, वेयर देयर आर सम अपोजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दैट इज़ डिज़ायर्ड बाय वन स्टेक होल्डर बट कन्फ्लिक्ट विद द नीड्स ऑफ अनदर स्टेक होल्डर, वो भी इश्यूज देखने हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स द लेटर कैटेगरी दैट प्रेजेंट्स अ चैलेंज, ये जो बाद वाली कैटेगरी है कंसिस्टेंसी वाली, इनकन्सिस्टेंसी वाली, कन्फ्लिक्ट वाली, ये जो लेटर कैटेगरी है दैट प्रेजेंट्स अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है। बट रिक्वायरमेंट इंजीनियर का कमाल ही ये है कि वो इस इनकन्सिस्टेंट सिचुएशन को कंसिस्टेंट करने में अपना रोल प्ले करे। Collaboration does not necessarily mean that requirements are defined by committee of all stakeholders। वो लाजमी नहीं है कि वो सारे मिलके पूरी मीटिंग में, कमेटी में, जहाँ पर सारे लोग बैठे हों, वहाँ पर एक सेट ऑफ एक्सेप्टेड रिक्वायरमेंट्स को लॉन्च करें या डिसाइड करें। समटाइम ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को की पर्सन ढूंढना पड़ता है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल, विच में इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, जो कि मनी इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि जिसने पे करना है,
या फिर कोई ऐसा की प्लेयर जो कि इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव कर सके, ख़त्म कर सके। In many cases, stakeholders collaborate by providing their view of requirements, but a strong project champion, उसको project champion का नाम दिया गया, that is for example a business manager or a senior technologist या फिर investor, कुछ भी हो सकता है जो कि जिसे project champion कहा गया, may make the final decision about requirements। तो requirement engineer को वो project champion भी find out करना है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उनको रिमूव कर सके और फाइनल डिसीजन दे सके, ठीक है, कि हमें ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें छोड़ना है, ठीक है, और इन जो कॉमन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे हमें आना है, ये वाली जो हैं ये आउट ऑफ स्कोप है, इनको ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चैम्पियन वो डिसाइड कर सकता है। और अगर मीटिंग में डिसाइड हो जाए तो आई थिंक इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड आइडिया, जो हमें लास्ट टाइम भी देखा था, विन विन सिचुएशन के तमाम स्टेक होल्डर्स फील करें कि मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो गई हैं, विन विन सिचुएशन आ जाए। आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चंस, अब हमें जो रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करनी है उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, टाइम भी कुछ हो गया है काफ़ी, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा। अब क्वेश्चंस आस्क्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, उसमें कोई स्पेसिफिक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़े से जनरल क्वेश्चन होंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगे। हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क, हु इज़ द मेन पर्सन हु वांट टू डेवलप द सिस्टम, हु विल यूज़ द सोल्यूशन, इस सिस्टम को यूज़ कौन करेगा, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अ सक्सेसफुल सोल्यूशन, तो इसका असल में इकोनॉमिकली बेनिफिट क्या होगा, किसको होगा, क्यों होगा, इज़ देयर अनदर सोर्स फॉर द सोल्यूशन दैट यू नीड, कोई और भी इसका ऑल्टरनेट भी है। तो ये जनरल क्वेश्चंस, these questions help to identify all stakeholders who will have interest in the software to be built, जिसको इंटरेस्ट होगी वो आंसर करेगा, हमें आइडिया हो जाएगा who is the actual stakeholder, where we have to deploy our efforts, कहाँ पे हमें मेहनत करनी है, किससे हमें पूछना है, हमें पता चल जाएगा। In addition, the questions identify the measurable benefits of a successful implementation and possible alternatives to custom software development। तो हमें यहाँ पर और भी चीज़ें पता चलेंगी, एक तो स्टेक होल्डर्स का पता चलेगा, रियल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं पता चलेगा, ठीक है, फिर हमें ये पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं सिस्टम के, फिर हमें ये पता चलेगा उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। तो देन क्या है, द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एनेबल यू टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड कस्टमर्स परसेप्शन अबाउट अ सोल्यूशन। फिर अगला जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, पहले तो हमने अपने सिस्टम के बारे में कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस पूछे, सिर्फ स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को देखने डिस्कस करने के लिए और ऑल्टरनेटिव्स को देखने के लिए। अब वो ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में हैं, ठीक है जी, कि कस्टमर्स किस तरह का सोल्यूशन चाह रहे हैं, कस्टमर्स की परसेप्शन क्या है कि कैसा सिस्टम बनेगा, उनके जहन में एक इमेजिनरी सिस्टम क्या है, ठीक है। हाउ वुड यू करेक्टराइज गुड आउटपुट जनरेटेड बाय अ सक्सेसफुल सोल्यूशन, तो उनसे हम पूछेंगे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे कि आपका वो सक्सेसफुल सिस्टम जो बनने जा रहा है, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो आप उससे किस तरह की आउटपुट चाह रहे हैं, अच्छी आउटपुट, ठीक है। व्हाट्स प्रॉब्लम विल दिस सोल्यूशन एड्रेस, इस ये सोल्यूशन कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैन यू शो मी और डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट इन विच सोल्यूशन विल बी यूज्ड, जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये सोल्यूशन यूज होना है वो देखना चाहेंगे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर पर्सनस हैं। व्हाट आर परफॉर्मेंस इश्यूज और कंस्ट्रेंट्स अबाउट द सोल्यूशन, वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जहाँ जिनके होते हुए हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। सिंपल सी मतलब कंस्ट्रेंट ये हो सकता है जी, कोई कहीं पे काम करना हो लेकिन कंस्ट्रेंट ये हो कि जी धूप बड़ी है और छाँव नहीं है, वहाँ पर काम करना, इट माइट बी अ कंस्ट्रेंट, ठीक है जी, परफॉर्मेंस इशू हो सकता है।
तो ये सिर्फ मैंने आपको मौसम के लिहाज से आजकल के जो टाइम जा रहा है उसके हिसाब से एक मैंने बात बता दी, वरना कंस्ट्रेंट तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होंगे। कंस्ट्रेंट्स होती हैं लिमिटेशंस जिनके होते हुए हमें वर्क करना होता है। चलें जी, उसके बाद द फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस फोकसेस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन एक्टिविटी इटसेल्फ। मेटा क्वेश्चंस, ये मेटा क्वेश्चंस हैं। मेटा के बारे में आपको आइडिया होगा, मेटा डाटा आपने सुना होगा। मेटा क्वेश्चंस ये हैं कि क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस हैं। एंड प्रपोज द फॉलोइंग लिस्ट। ये मेटा क्वेश्चंस आमतौर पे आपको मैं बता दूं कि मैं भी जब ये मेरा कुछ देर से कुछ टाइम से मेरी प्रैक्टिस है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी सेमेस्टर में कोर्स को मुकम्मल करवा रहा होता हूँ तो नॉर्मली एट द एंड ऑफ सेमेस्टर मैं उनसे एक फीडबैक लेता हूँ, मेटा क्वेश्चंस पूछता हूँ। वो कोर्स के बारे में नहीं होते, वो फिर जब आगे प्रोसीड करेंगे तकरीबन एंड की तरफ जाएंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ मैंने आपको एक गेस दिया है। वो कैसे क्वेश्चन होंगे? आर यू द राइट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, कि वाकई तुम्हारे जो तुमने ये जो आंसर्स किए हैं तुम राइट पर्सन हो क्या? तुमसे इम्पोर्टेंट तो कोई और नहीं है कि जिसके होते हुए तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये भी देखना है। आर योर आंसर्स ऑफिशियल, या कोई और बंदा है जिसने ऑफिशियली मुझे आंसर करना है। एम आई आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, क्या मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं किए। आर माई क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव। ठीक है, कैन एनी वन एल्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, शुड आई बी आस्किंग यू एनीथिंग एल्स। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं हैं बल्कि क्वेश्चंस अबाउट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि जो आंसर्स हुए, जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो उसके आंसर्स के लिए तुम राइट पर्सन हो, आंसर्स ऑफिशियल हैं, क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, या फिर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे वो प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, या फिर कोई और बंदा भी है जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर और किस से मुझे पूछना चाहिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोई क्वेश्चंस नहीं है। हम इन क्वेश्चन से कुछ रिवील नहीं कर रहे, हम इन क्वेश्चन से कुछ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बल्कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके बारे में कुछ ये क्वेश्चंस थे कि हमें मज़ीद अपने प्रोसेस को एक्सपेंड करना है, किसी और से भी पूछना है, या कि इनफ है। चलें, दीज क्वेश्चंस एंड अदर्स विल हेल्प टू ब्रेक द आइस। कम अज़ कम ये काम शुरू करने के लिए ब्रेक द आइस कहते हैं ऐसा इवेंट, ऐसा टास्क जो कि एक स्टार्टअप के तौर पे हो। एंड इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर देगा। दैट इज़ एसेंशियल टू सक्सेसफुल एलिसिटेशन। जिस तरह से जब दो अननोन पर्सनस आपस में मिलते हैं, कहीं पे उनको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वक्त गुजारना पड़ जाए कहीं सफ़र पे, गाड़ी में, तो सम टाइम वो जब आपस में इंटरेक्ट करना चाहें तो एज अ मुस्लिम बात शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, हाल चाल पूछेंगे, आप क्या करते हैं। तो ये क्या है? ये ब्रेकिंग द आइस प्रोसेस है। ठीक है, काम शुरू किया जा रहा है। बट अ क्वेश्चन एंड आंसर मीटिंग फॉर्मेट इज़ नॉट एन अप्रोच दैट हैज़ बीन ओवरलैमिंग सक्सेसफुल। तो ये लाजमी नहीं है कि इससे हम सक्सेसफुल कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर भी कर लें। इनफैक्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर ओनली एंड देन रिप्लेस्ड बाय अ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन फॉर्मेट that combines elements of problem solving, negotiation and specification। तो ये जो सेशन था क्वेश्चन आंसर, ये असल में एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं था। ये किस लिए था? सिर्फ फर्स्ट एनकाउंटर था, एक फर्स्ट मीटअप था। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी देखेंगे, निगोशिएट करेंगे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और स्पेसिफिकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। तो उसके बाद आ गया रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ये हम कैसे करेंगे? अब ये तो पहले क्वेश्चन तो ये कह दिया गया कि ये सिर्फ एक सिंपल सा मीटअप था, पहला फर्स्ट एनकाउंटर था, जिसमें हमने यूँ कह लें कि हेलो 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 किया, हेलो हाय किया। तो फिर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कैसे करनी है? ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स होंगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स होंगी जिससे हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो दो सैम्पल हैं ये आपको पता है, ये
जो हमारा फ़्लो चार्ट है उसके सैम्पल्स हैं, ये प्रोसेस का सैम्पल है, और ये जो है फाइनल यूँ कह लें कि एक्शन का। तो इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, जो सिस्टम में पहले से मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन, उसको हम कंसल्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज़ हम फिल करवा सकते हैं, सिनेरियोज़ हम देख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम देख लें डिटेल में। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? उसमें बिज़नेस के कुछ पहले बने बनाए डॉक्यूमेंटेशन में चार्ट्स होंगे, कुछ मैनुअल्स होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी स्टेक होल्डर्स की, मैनेजर्स की, कुछ फॉर्म्स होंगे, कुछ रिपोर्ट्स होंगी। ये सारी हम जब प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे सिस्टम की, उससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। इंटरव्यूज़ करेंगे। इंटरव्यूज़ हम किससे करते हैं? जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं, जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनसे इंटरव्यूज़ करेंगे। ठीक है। इंटरव्यूज़ किस किस तरह के हो सकते हैं? इंटरव्यूज़ हमारे स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वो जिनके क्वेश्चंस पहले से ही फाइनलाइज किए गए हैं कि हमने ये क्वेश्चन पूछने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड जो कि रन टाइम पे बात शुरू हुई, कोई पता नहीं था क्या पूछना है, लेकिन क्वेश्चंस बनते गए। क्लोज्ड क्या हैं? जिनके आंसर यस नो में आएंगे, यस नो में आंसर जिनके आएंगे वो क्लोज्ड होंगे। ओपन जो डिस्क्रिप्शन आएंगी, ठीक है, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो ओपनली जैसे मर्जी डिस्क्राइब करेगा। क्लोज्ड यस नो। फॉर्मल क्या है? कि जिसमें हम बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके यानी कि इंटरव्यू करेंगे, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेंगे कि जी हमने फ़लाँ मैनेजर से इंटरव्यू करना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट होगी। इनफॉर्मल क्या है? कि हमने कंपनी विज़िट की, हमें कोई मैनेजर मिल गया, एवं चलते चलते जिसे हम कहते हैं कि टकर गया, हमें मिल गया, तो हमने उससे पूछना शुरू कर दिया। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई हमने पहले अपॉइंटमेंट नहीं ली, हमें लगा कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है, उसे हमने क्वेश्चन शुरू कर दिए। ठीक है। तो ये कई तरह के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। इनमें से हम सम टाइम फॉर्मल, सम टाइम इनफॉर्मल, कभी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो देख सकते हैं उसमें। लेकिन ये टॉप मैनेजर से इंटरव्यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। और क्वेश्चनरीज़ वहाँ पे पूछी जाती हैं जहाँ पे हमारे पास रिस्पोंडेंट बहुत ज़्यादा हों, लार्ज ऑडियंस हो। ठीक है, लार्ज ऑडियंस हो, उसमें से कुछ सैम्पल साइज़ हम ले लेते हैं चंद लोगों से, या सम टाइम देखेंगे जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिनसे हमने कुछ पूछना है। तो क्वेश्चनरी में फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपन एंडेड, ये वही क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। रेटिंग्स हो सकती हैं फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम वेरी बैड टू वेरी गुड। ये आमतौर पे आपने देखा होगा रेटिंग, जिसमें आमतौर पे 5 पॉसिबल जो है वो रेटिंग्स होती हैं। एक वेरी बैड है, फिर बैड है, फिर अप्रोप्रिएट है, फिर एक गुड है, वेरी गुड है, कुछ इस तरह से ये रेटिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिनेरियोज आर स्टोरीज विच एक्सप्लेन हाउ अ सिस्टम माइट बी यूज्ड। तो ये वो टेक्निक्स हैं, ये चंद एक टेक्निक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जिनके ज़रिए से हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़ केसेस, ये अब टेक्निकल एक यूज़ केस डायग्राम बनती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में, UML में। माइट भी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में इसको डिटेल में देखेंगे। तो यूज़ केसेस क्या होती हैं? अ यूज़ केस इज़ अ मेथोडोलॉजी यूज टू आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। द यूज़ केस इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड यूजर्स। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम विल डू। ये बताती क्या है यूज़ केस? ये बताती है, क्लियर डिस्क्रिप्शन है व्हाट द सिस्टम विल डू, सिस्टम क्या करेगा। लुक्स एट द सिस्टम एज अ ब्लैक बॉक्स, हम नहीं देखते कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। ब्लैक बॉक्स कहते हैं जिसके सिर्फ इनपुट और आउटपुट्स को देखा जाए, हमने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम करेगा क्या। ठीक है, ये अगर हमारा सिस्टम है, तो हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि सिस्टम क्या करेगा। ठीक है। यूज़ केस डायग्राम चूँकि ये है तो इसमें कुछ सैम्पल्स यूज़ होते हैं। पहला सैम्पल है सिस्टम बाउंड्री, जो कि पूरे सिस्टम को बताता है कि ये पूरा सिस्टम है, जिसमें मुख्तलिफ यूज़ केसेस होंगे। यूज़ केसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द सिस्टम। तो वो एक बॉक्स में उसको हम एनक्लोज करेंगे। ऑल द यूज़ केसेस इनसाइड द बॉक्स विल बी कंसिडर्ड एज यूज़ केसेस फॉर द सिस्टम। जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगी वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होंगी। कुछ इस तरह से इस सिस्टम के अंदर यूज़ केसेस नज़र आ रही होंगी। यूज़ केसेस को हम ओवल के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी।
फिर उसके बाद डायग्राम में और सिंबल्स कौन कौन से हैं, यूज केसेस हैं, हॉरिजॉन्टली शेप्ड ओवल्स हैं दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट यूजेस दैट अ यूजर माइट हैव, डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट फंक्शंस। एक्टर्स हैं, स्टिक फिगर्स हैं दैट रिप्रेजेंट द पीपल, दैट रिप्रेजेंट द यूजर्स, दैट में रिप्रेजेंट द स्टेक होल्डर्स एक्चुअली एम्प्लॉइंग द यूज केसेस। ये यूज केसेस की डायग्राम उसका सिंबल और ये एक्टर। ठीक है जी, एक्टर कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, बुक रीडर हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम अबाउट वी आर टॉकिंग। उसके अलावा एसोसिएशंस हो सकती हैं एक्टर और यूज़ केस के दरमियान, कोई लाइन, रिलेशनशिप हो सकती है। अब रिलेशनशिप में जो हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, इंक्लूड है, एक्सटेंड है, जनरलाइजेशन है, तो इसको फिर लेटर कभी देखेंगे मज़ीद डिटेल में। पैकेजेस बनाए जा सकते हैं यूज़ केस के अंदर, जो पैकेजेस हैं वो चंद एक यूज़ केसेस को कंबाइन किया जा सकता है। अब ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये आप देखेंगे एक यूज़ केस डायग्राम बनाई गई है। सिस्टम क्या है, पब्लिश अ स्टोरी। ये कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ राइटर्स अपनी स्टोरी पब्लिश कर सकते हैं सिस्टम के ज़रिए से। सबसे पहले क्या हुआ कि जी एक राइटर ने ड्राफ्ट अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी ड्राफ्ट की, स्टोरी एक लिखी। अब स्टोरी लिखने के बाद वो सिस्टम में सबमिट करेगा। जो एडिटर ऑफ द सिस्टम होगा वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कोई और कोई रिसर्च जो है वो जर्नल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सिस्टम है जहाँ पे स्टोरी पब्लिश करनी है, कोई आपने अपना वर्क पब्लिश करवाना है। तो स्टोरी लिखी गई, उसके बाद जो एडिटर है और जो प्रूफ रीडर है वो स्टोरी को रिव्यू करेंगे और कुछ उसमें एडिट्स सुजेस्ट करेंगे। इफ़ देयर आर सम डेफिशिएंसीज, इफ़ द स्टोरी कुड बी मोर इंटरेस्टिंग बाय सम एडिटिंग, तो वो सजेशंस होंगी। फिर जो राइटर है उसको स्टोरी को रिवाइज करेगा। ठीक है, ये सारे यूज़ केसेस हैं, ये ओवल में यूज़ केसेस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर जो एजेंट है वो स्टोरी को सेल करेगा। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्टोरी का पैकेज बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो बुक सेलर है वो डिलीवर स्टोरी टू कंज्यूमर्स। तो ये एक जो है वो ऐसा सिस्टम था जिसमें स्टोरी को पब्लिश किया जाता है। उसकी कुछ यूज़ केसेस डिस्कस की। अब हर सिस्टम की यूज़ केसेस इसी तरह से बनाई जाएंगी। सिस्टम में जो आएंगे हमारे प्लेयर्स या फिर यूज़र्स, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यूज़ केसेस, फंक्शनैलिटी जो सिस्टम में परफॉर्म हो रही हैं वो ओवल में रिप्रेजेंट की जाएंगी। ओवरऑल सिस्टम को हम एक बॉक्स से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी नोटेशंस आपको बताई हैं, इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन, कुछ हमारे पास एसोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ यूज़ केस डायग्राम बनती है। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।